नमस्कार। देश के प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद पर पहुंचने के बावजूद नरेंद्र मोदी आज भी खुद को बीजेपी का एक आम कार्यकर्ता ही मानते हैं। इतना ही नहीं, कभी बीजेपी के अध्यक्ष रहे अमित शाह ने भी कार्यकर्ताओं की तारीफ करते हुए गोवा में कहा, बीजेपी ही एकमात्र पार्टी है जिसकी आत्मा कोई नेता नहीं, कार्यकर्ता होता है। भारतीय जनता पार्टी आजादी के बाद जितने भी राजनीतिक दल बने और आजादी के पहले से बने हुए जितने भी राजनीतिक दल चल रहे हैं, वो सब में अपने तरीके की एकमात्र पार्टी है जिसकी आत्मा कोई नेता नहीं होता, जिसकी आत्मा कार्यकर्ता होता है और कार्यकर्ता की खुशी। अमित शाह की इस दहाड़ से ही समझ गए होंगे कि बीजेपी में एक आम कार्यकर्ता की क्या अहमियत है। इतना ही नहीं, गुरुवार को एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जिसमें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक बेहद बुजुर्ग से मुलाकात करते हुए देखे गए। तन पर भगवा, सिर पर भगवा धारण किए हुए ये बुजुर्ग शख्स भी कोई और नहीं, बीजेपी के ही सबसे बुजुर्ग कार्यकर्ता हैं, जो 70 सालों से पार्टी के साथ हैं। जब ये बीजेपी जनसंघ के नाम से जानी जाती थी, उसी दौर से ही नारायण उर्फ भुलई भाई पार्टी के साथ हैं और आज 107 साल की उम्र में भी वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात का वक्त मांगा था और राजनाथ सिंह भी उन्हें मना नहीं कर पाए। पार्टी के सबसे बुजुर्ग कार्यकर्ता से मुलाकात के लिए उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाला और राजधानी दिल्ली में स्थित उत्तर प्रदेश सदन में भुलई भाई से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच गजब की आत्मीयता दिख रही थी, जैसे मानो लंबे अरसे बाद कृष्ण अपने सखा सुदामा से मिल रहे हों। इस मुलाकात के बाद राजनाथ सिंह ने कुछ तस्वीरें ट्वीट करते हुए लिखा, विजयदशमी की पूर्व संध्या पर यूपी से जनसंघ के विधायक रहे और वर्तमान में देश के वरिष्ठतम पार्टी कार्यकर्ता 106 वर्षीय श्री नारायण जी भुलई भाई से भेंट करके सुखद अनुभूति हुई। उनकी सरलता और सादगी बेहद प्रेरणास्पद है। मैं मां दुर्गा से उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। जनसंघ के दौर से ही पार्टी के कार्यकर्ता रहे नारायण उर्फ भुलई भाई भी राजनाथ सिंह से मुलाकात कर बेहद खुश नजर आए। उन्होंने कहा, यह भगवान कृष्ण के सुदामा से मिलने जैसा है। मुलाकात में जैसे कृष्ण जी सुदामा से मिले थे, वही रूप रहा, वही भाव ही रहा। क्या बोला उन्होंने, क्या मैंने सुना कुछ गिफ्ट भी किया है आपको उन्होंने? हाँ है, वो है। क्या दिया है राजनाथ? अब उसमें वो तो बहुत कुछ मिल गया। राजनाथ जी का प्यार मिल गया और आशीर्वाद मिल गया, साथ ही साथ उनका जो भाव था, मिलने का जो तरीका था, वो बहुत उत्तम था। 1977 से ही जनसंघ से जुड़े रहे नारायण उर्फ भुलई बीजेपी के दिग्गज विचारक दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ भी काम कर चुके हैं। यूपी के कुशीनगर जिले के कप्तानगंज तहसील में स्थित पगार छपरा गांव में रहने वाले नारायण 2 बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने 1974 से 1977 और 1977 से 1980 तक विधायक के रूप में काम किया। वो कुशीनगर की नेबुआ नौरंगिया सीट से जनसंघ पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए थे। इसके अलावा इंदिरा गांधी ने जब देश पर इमरजेंसी थोपी थी, उस दौर में नारायण उर्फ भुलई भाई कई महीनों तक जेल में रहे। नारायण के इस सियासी कद से ही आप समझ सकते हैं कि उन्होंने एक बार मुलाकात की इच्छा जताई और राजनाथ सिंह क्यों सब काम छोड़कर उनसे मिलने पहुंच गए। बहरहाल, एक कार्यकर्ता को बीजेपी के दिग्गज नेता जिस तरह से सम्मान दे रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आइए आपको सुनाते हैं पार्टी के एक कार्यक्रम में अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के बारे में क्या कुछ कहा था। गोवा ऐसा प्रदेश है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को राजनीति की अस्त्र बहुत समय के बाद मिलना शुरू हुआ, मगर मुझे विश्वास है बहुत लंबे समय तक मिलने वाला है, इसको कोई रोक नहीं, क्योंकि यही गोवा है जो एक प्रदेश है जो पूरे देश को आजादी मिली, उसके काफी समय बाद यह आजादी का अनुभव है। आजादी के बाद भी आजादी के लिए यहां संघर्ष करना पड़ा। ढेर सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना आत्म बलिदान दिया, तब जाकर गोवा आजाद हुआ।
चाहे टीबी कुनवा हो या दयानंद जी हो, ढेर सारे लोगों ने, और उस वक्त हमारे विचारधारा के लोग गोवा के कण कण को आजाद करने के लिए संघर्ष किए हैं। ये रिश्ता है हमारा गोवा के साथ। गोवा के लिए, गोवा में सभी राजनीतिक दलों की कोई अलग भूमिका हो सकती है, परंतु भारतीय जनता पार्टी की नहीं हो सकती, क्योंकि देश भर के जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने गोवा की आजादी के लिए न केवल प्रस्ताव किया था, संघर्ष भी किया था और अपना बलिदान भी दिया। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। तो गोवा के साथ, इसकी आजादी के साथ और उसके उत्कर्ष के साथ हमारा रिश्ता है और आत्मीय रिश्ता है, और वो आत्मीय रिश्ते से भारतीय जनता पार्टी बंधी है और आगे पर भी इसी के आधार पर चलेगी। मित्रों, आज कोरोना काल के संकट से उभरकर हम यहां सब एकत्रित आए हैं। आने वाले दिनों में चुनाव आने वाले हैं। चुनाव के कई सारे मुद्दे हैं। मुझे किसी भी मुद्दे पर कांग्रेस ने किया हुआ 60 साल का शासन और भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का शासन, इसकी तुलना करने में कोई संकोच नहीं है। एक और 60 साल का शासन और एक और भारतीय जनता पार्टी का शासन, दोनों मिलाएंगे तो हमारा पलड़ा भारी रहेगा, इसका मुझे विश्वास। सब लोग कहते हैं डबल इंजन सरकार। मैं आज कार्यकर्ताओं के सामने हूं। डबल इंजन सरकार तो आप लोग बना देते हो, मगर कुछ डिब्बे कम हो जाते हैं। होते या नहीं होते हैं? जरा बोलो भाई, होते या नहीं होते हैं? इस बार कम डिब्बे वाली सरकार नहीं चाहिए, पूर्ण बहुमत की कमल के निशान वाली सरकार बनाने के लिए चुनाव को लड़ना। पूर्ण बहुमत का मतलब स्थिरता होता है। पूर्ण बहुमत का मतलब निर्बाध शासन करने का अधिकार। पूर्ण बहुमत का मतलब भ्रष्टाचार मुक्त शासन का अधिकार। पूर्ण बहुमत का मतलब अंत्योदय की कल्पना को जमीन पर चरितार्थ करने का शासन। पूर्ण बहुमत किस लिए चाहिए? 2 एमएलए ज्यादा है, कम है, सरकार है, क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। अगर मुझे बताइए, मोदी जी को पूर्ण बहुमत न मिला होता तो अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होता क्या? जोर से बोलिए, होता क्या? और जोर से बोलिए, होता क्या? पूर्ण बहुमत ना मिलता तो धारा 370 हटा सकते थे क्या? हटा सकते थे क्या? और पूर्ण बहुमत ना मिलता तो 7 ही साल में देश को इतने विकास के रास्ते पर ले जा सकते थे क्या? एक जमाना था कांग्रेस के शासन के अंदर इस प्रकार की सरकार चलती थी, मिली-जुली सरकार चलती थी और हंसी आए ऐसी सरकार चलती थी। एक सरकार ऐसी थी जिसके सभी मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री मानते थे और प्रधानमंत्री को बेचारे को कोई प्रधानमंत्री नहीं मानता। पॉलिसी पैरालिसिस हो गया। 12 लाख करोड़ रुपए के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार। पूरी दुनिया में भारत का सम्मान नीचे 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 जाता। आए दिन हमारी सीमाओं के साथ छेड़खानी होती रही, कोई बोलने वाला नहीं। इस सारी परिस्थिति से मोदी जी ने देश को बाहर निकाला। कोरोना जैसी महामारी आई, दुनिया भर में चर्चा थी। दुनिया भर के विकास के और हेल्थ के विषय के पंडित कहते थे कि भारत जैसे देश में क्या होगा जहां हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर निर्भर है। गांव में कोरोना पहुंच जाएगा, कैसे बचाएंगे, क्या करेंगे? मगर आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छी और सही दिशा की लड़ाई कोरोना के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी लड़े हैं हमारे देश की जनता। अरे क्यों हो पाया? वो इसलिए हो पाया कि पूरी दुनिया में लड़ाई सरकारें लड़ी। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार तो लड़ी ही लड़ी,
एक से साथ 130 करोड़ की जनता भी लड़ाई लड़ी, इसलिए हमें सफलता। और ये सफलता आज पूरे देश के आंकड़ों की मीमांसा करने वाले पंडित इसको देखते हैं चकाचौंध। किस प्रकार से सफलता हर क्षेत्र के अंदर। कल ही गति शक्ति का कार्यक्रम कर आजादी के 75 साल इस बार हुए। अमृत महोत्सव है आजादी का, और 75वें साल में 100 साल के बाद देश कैसा होगा इसकी कल्पना मोदी जी ने देश के सामने रखी है। इसको कहते हैं नेता। मित्रों, 100 साल जब आजादी के होंगे तब देश कैसा होगा, एक गति शक्ति के माध्यम से मोदी जी ने पूरे देश के सामने कल्पना की। और कोरोना की हम बात कर रहे थे। कोरोना में मैं तो भाई प्रमोद सावंत को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि 100% टीकाकरण करने वाला, 100% वैक्सीनेशन वाला सबसे पहला राज्य गोवा। और मैंने पूछा, गाड़ी में जाते थे 30-40 मिनट थे, मैंने कहा भाई डॉक्टर सावंत बताओ यार 100% तो हो गया पहला टीका, दूसरे में कि और जोर से लगे हैं, दूसरा भी 100% कर देंगे, इसमें जरा भी कमी नहीं। बहुत बड़ी बात है। हर एक नागरिक को ढूंढकर उसको समझाकर, गांव में जाकर, घर में जाकर, अस्पताल में जाकर टीका लगाना और उसको कोरोना से सुरक्षित करना। ये जीव के बगैर नहीं हो सकता है, जीद के बगैर नहीं हो सकता, और ये संवेदनशीलता के बगैर भी नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति में अगर संवेदनशीलता है तभी जाकर ये हो सकता है, और हमारे गोवा के अंदर ये हुआ है। हम आजादी के अमृत महोत्सव के साल में हैं, और आजादी का अमृत महोत्सव, इसमें देश के सामने कई सारे संकल्प, मगर गोवा भाजपा ने, गोवा भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने आजादी के अमृत महोत्सव का तो अपना अपना जो संकल्प लेना है लीजिए, परंतु एक संकल्प जरूर लेना है कि इस बार मिली जुली सरकार नहीं चाहिए, पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कितना खूबसूरत प्रदेश, कहा जाता है भगवान परशुराम ने इस प्रदेश की रचना करी, और ऊपर से जब देखते हैं तो लगता भी है इतनी खूबसूरती शायद ही किसी प्रदेश को ईश्वर ने दी हो। पूरे भारत का नक्शा देखते हैं तो दूर से देखकर ऐसा लगता है कि भारत माता के कपाल पर गोवा नाम की एक बिंदिया लगी है जो माता को